गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से काफी अच्छा विषय जो कि काफी रोचक भी है, मध्यकालीन शहरीकरण, इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा आज का विषय है मध्यकालीन शहरीकरण। हम इस विषय को स्टार्ट करें इससे पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा कि शहरीकरण होता क्या है और मध्यकाल में यह विशेष रूप से किस प्रकार से फला फूला। तो सबसे पहले शहरीकरण की परिभाषा यह है कि शहरीकरण से तात्पर्य एक सीमित क्षेत्र में उच्च आबादी का एक उच्च घनत्व, अर्थात बहुत सारी जनसंख्या जब एक सीमित स्थान पर आकर रहने लगती है तो उस क्षेत्र की जो घनत्व होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और यह शहर का स्वरूप को धारण करता है। इसके अलावा शहरीकरण का जो स्वरूप होता है उसमें गैर कृषिकीय रूप होते हैं, अर्थात ग्रामीण परिवेश में हम देखते हैं कि वहां शहर नहीं होते। ग्रामीण परिवेश में कृषि व्यवस्थाएं ज्यादा होती हैं और वहां का जो स्वरूप होता है वो ग्रामीण स्वरूप को धारण करता है। लेकिन जब एक सीमित स्थान पर बहुत सारी आबादी आकर बस जाती है तो हम कह सकते हैं कि एक सीमित स्थान पर उच्च आबादी का घनत्व होता है और वैसे क्षेत्र में कृषि के लिए भूमि का अभाव हो जाता है और यह कहलाता है कि गैर कृषकीय स्वरूप को जो धारण करते हैं तो हम उसे कह सकते हैं कि वह एक शहर। तो शहर की परिभाषा स्पष्ट हो गई। तो मध्यकाल के दौर में जो शहरीकरण शुरू हुआ, उस शहरीकरण में हमने देखा कि तुर्कों का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब तुर्कों का भारत में प्रवेश होता है तो वो न केवल भारत आते हैं बल्कि भारत के आने के साथ साथ वो नवीन तकनीकी और नवीन कौशल लेकर भारत में प्रवेश करते हैं। और या वे जो थे जब शहरों में की स्थापना करते हैं तो उन शहरों में अनेक कारखानों की स्थापना करते हैं जिसके संचालन के लिए उन्हें कारीगरों, श्रमिकों, इन सब चीजों की आवश्यकता थी, जिसकी वजह से वो श्रमिकों को लेकर के शहरों की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुर्कों के आगमन के पहले भारत में शहरी संस्कृति नहीं थी, वे पनप रही थी, बट उसका विकास उतना तीव्र नहीं था जो तुर्कों के आगमन के बाद प्रारंभ हुआ। तो जब वो शहरीकरण प्रारंभ हुआ तो यह प्रक्रिया तुर्कों के काल में जारी रही और मुगलों के काल में यह और तेजी से बढ़ती चली गई और आगे चल करके यह बहुत विशाल शहरीकरण के रूप में परिणत हो गया। कहा जाता है कि मुगल काल के दौरान एक एक शहरों की आबादी इतनी होती थी कि यूरोप के एक नगर की, एक देश की आबादी के समतुल्य भारत के एक नगर की आबादी हुआ करती थी। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के शहर कितने विशाल और विस्तृत हुआ करते होंगे। तो चलिए इस विषय को और विस्तार से समझने का हम आज की क्लास में प्रयास करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है मध्यकालीन शहरीकरण, ठीक है। तो मध्यकालीन शहरीकरण को हमने दो भागों में बांट दिया है। एक है हमारा सल्तनत काल, जो कि आप सभी को पता है ये हमारा प्रारंभ होता है 1206 से लेकर 1526 तक, यानी मुगल काल के प्रारंभ से ठीक पहले। और दूसरा है हमारा मुगल काल, जिसका काल हम मान सकते हैं 1526 से, जब बाबर यहाँ पर अपना शासन स्थापित करता है। और इसको आगे हम औरंगजेब तक ही देखें तो 1707 में औरंगजेब का काल है। इसके आगे भी था, 1857 तक चला मुगल का, बट हम मोटा मोटी इस काल को ही समझने का प्रयास करेंगे। एक एक करके हम दोनों को डिफाइन करेंगे, आप इसे समझते जाएंगे। तो सल्तनत काल के कुछ सकारात्मक पहलू हैं। सकारात्मक पहलू से तात्पर्य कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट हम देखते हैं मध्यकालीन शहरीकरण में, उनकी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। कुछ नकारात्मक पहलू भी होंगे, स्वाभाविक है। तो सबसे पहले सकारात्मक पहलू की बात करें तो सामाजिक असमानता का अंत, ये हमारा पहला पॉइंट है। जैसा कि हमने आपको बताया, तुर्कों के भारत में आगमन के पश्चात उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले वो श्रमिकों, पहले के जो शहर हुआ करते थे उस पर मूलतः अमीर वर्गों ने कब्जा जमा रखा था और निम्न वर्ग के जो लोग थे यानी लोअर क्लास के लोग, वो शहरों से बाहर कोने पर कोटे पे रहा करते थे, यानी शहरों के बॉर्डर के बाहर। लेकिन तुर्कों का जब आगमन हुआ तो उन्हें अपने कल कारखानों के लिए श्रमिकों की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने जाति बंधन को समाप्त करते हुए निम्न वर्ग के लोग जो कि शहरों से बाहर रहा करते थे उनको शहरों में प्रवेश की अनुमति प्रदान की और यहां से शहरीकरण प्रारंभ हुआ और सामाजिक असमानता जो बटी हुई थी वो समाप्त हो गई। तो सामाजिक असमानता का अंत देखते हैं। दूसरा है शहरों की संख्या एवं आकार में वृद्धि। अब स्वाभाविक है
तुर्कों का जब भारत में प्रवेश होता है तो शहरों के आकार में बहुत तेजी से वृद्धि हम देख सकते हैं। जो पुराने शहर थे उनके आकारों में तेजी से विस्तार हुआ, साथ ही साथ अनेक और अन्य नए नए शहरों का भी विस्तार होता चला गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो शहर थे ये वाणिज्य और व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र बनकर के उभरे और इसकी वजह से सारी गतिविधियां जो है शहरों से संचालित की जाने लगी। इसके अलावा हमने आपको बताया कि तुर्कों के आगमन के बाद कुछ तकनीकी परिवर्तन हुआ, उन्होंने कुछ तकनीकी और कौशल ज्ञान को लेकर आए थे और उस तकनीकी का प्रयोग भारत के और शहरीकरण में भी उन्होंने इस्तेमाल किया और नए नए कारखानों की स्थापना की जिसमें नए नए तकनीकों का प्रयोग किया गया। इसके बाद हम देखें अगला जो हमारा पॉइंट है शहरी अर्थव्यवस्था का विकास। तो स्वाभाविक है जब शहर महत्वपूर्ण गतिविधि केंद्र बन गए, वहां से व्यापार का संपादन होना शुरू हो गया, तो स्वाभाविक था कि शहरों की अर्थव्यवस्था बूम करेगी, यानी तेजी से वो अपवर्ड्स जाएगी। ठीक वैसा ही हुआ कि सल्तनत काल में शहरी अर्थव्यवस्था जो था वो तेजी से विकसित होने लगी। अब हम इसके कुछ नकारात्मक पहलू, सिंपल हम एक ही पॉइंट है उसको देख लेंगे। तो इसके नकारात्मक पक्ष में हम देखते हैं कि शहरी श्रमिकों को कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि श्रमिकों को प्रवेश करने की अनुमति तो मिल गई क्योंकि तुर्कों को उनकी आवश्यकता थी, उनका सहयोग प्राप्त करना था, लेकिन इन श्रमिकों को कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। यह सल्तनत कालीन शहरीकरण का एक नकारात्मक पहलू माना जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं मुगल काल की तरफ। तो मुगलों का जब प्रवेश हुआ तो उसके कुछ शहरीकरण के कुछ सकारात्मक पहलू है। एक पहला जो है हमारा कि पुराने शहरों का विस्तार एवं नए शहरों की स्थापना। पुराने शहरों अर्थात दिल्ली, लाहौर जैसे शहर जो थे वो पुराने शहर थे, ऑलरेडी काफी विकसित शहर थे, उनका और तेजी से विकास हुआ और इसके अलावा कुछ नए शहरों की स्थापना की गई जैसे फतेहपुर सिकरी, इसके अलावा आपका इलाहाबाद। इस तरह के शहर जो थे नए नए विकसित होने लगे। ठीक है, उसका दूसरा जो पॉइंट है कि शहरों की जनसंख्या में वृद्धि। अब स्वाभाविक है शहर जो थे सारी महत्वपूर्ण गतिविधियों के केंद्र बन गए और ऐसी स्थिति में स्वाभाविक था कि जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होनी थी, तो शहर में जनसंख्या का घना जमावड़ा होने लगा। इसके अलावा देशीय और अंतर्देशीय व्यापार का विस्तार हुआ। दरअसल बात यह है कि मुगल जब शासक बने तो उन्होंने शहरों के विकास में विशेष ध्यान दिया और इससे वाणिज्य व्यापार में भी प्रोत्साहन मिला। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि देशीय सड़कों का जाल बिछाया और विदेशी व्यापार के लिए नाव वगैरह की स्थापना या उसका विभाग को स्थापित किया। तो अब देशीय व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार भी संचालित होने लगे। माना जाता है कि मुगलों के राजस्व का लगभग 40% हिस्सा जो था वो व्यापार के माध्यम से उनको राजस्व की प्राप्ति हुआ करती थी। तो स्वाभाविक था कि राजा महाराजा या मुगल बादशाह जो होते थे वो इसके विकास पर विशेष ध्यान देते थे। देशीय ही नहीं बल्कि विदेशी व्यापार पर भी वो विशेष फोकस करते थे। इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट है कि शहरी अर्थव्यवस्था का विस्तार। स्वाभाविक है जब नगर गतिविधि के केंद्र होंगे राजा महाराजा इस पर विशेष ध्यान देंगे क्योंकि उनके राजस्व का एक महत्वपूर्ण भाग इस व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से आ रहा है। तो स्वाभाविक है कि शहर की अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रो करेगी, बूस्ट करेगी। ठीक है, अब मुगल काल के भी शहरीकरण का कुछ नकारात्मक पहलू है जो है उत्पादन एवं उपभोग में अंतर। यानी अब उत्पादन जो होता था गांव में वो उत्पादन को खपाने के लिए बाजारों की जरूरत होती थी और बाजार जो होते थे वो शहर में थे। अब जब उत्पादन अधिकता से होने लगी और उसको जब व्यापार होने लगा तो उत्पादन और उपभोक्ता में कमी आ गई। ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या होने के कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी, उनकी डिमांड बढ़ने लगी। मांग के अनुरूप पूर्ति नहीं हो पाने के कारण उपभोग की जाने वाली वस्तु जो थी वो कम पड़ने लगी, उत्पादकता घट गई और उपभोग की जो मात्रा थी वो लगातार बढ़ती चली गई। लोगों में भौतिक सुख सुविधाओं की आशा जाग गई और वे ज्यादा से ज्यादा संचय पर ध्यान देने लगे, भोगविलासी होने लगे और अत्यधिक सुख सुविधाओं की चीजों का उपभोग करने लगे। इस प्रकार मुगल काल में जो शहरीकरण था उसको हमने अलग अलग भागों में बांट कर देखा। सल्तनत काल में जो कि 1526 से शुरू होता है, 1206 से लेकर 1526 तक देखा। उसके बाद मुगल काल में जो मुख्यतः 1526 से लेकर 1707 अर्थात औरंगजेब की मृत्यु तक का समय हम देख सकते हैं। तो इन दोनों का मिलाकर हम अपने मुगल मध्यकालीन शहरीकरण को हम कंप्लीट करेंगे। तो इस विषय से संबंधित अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में अपने विचार भेज सकते हैं, हम उसका यथाशीघ्र जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।